तो ये रहा आपका क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, मतलब रिसेंट डेज में आ रखा है। और आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कितने स्टार दोगे आप इसे, बताना। देखो क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन है, यानी कि जो मोलैलिटी दे दी वो दे दी 1, और 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए 0.5। इजी। आपको बताना क्या है, फाइंड क्या करना है, ये तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन था जो लिख लिया हमने, अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, तो इजी चीज फाइंड कर रहे हैं बेटा, है ना। फाइंड, या तो हमें, अगर आप ऑप्शंस देखोगे, या तो हमें वॉल्यूम निकालनी है सॉल्वेंट की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दो चीजें में से कोई एक भी चीज पता चल गई तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, गिवन क्या है, मोलैलिटी गिवन है बेटा। अगर हमें मोलैलिटी गिवन है तो आपको नहीं लगता, हाँ, आपको नहीं लगता कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास निकालना है किसका बेटा, सॉल्वेंट का। किस में निकालना है, केजी में निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर आपको मोलैलिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो मास निकलेगा किसका, सॉल्वेंट का, केजी के अंदर। यानी कि हम सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पता लगा सकते हैं तो या तो ऑप्शन 2 होगा या फिर 4 हो गया, यानी कि ये एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, या तो ऑप्शन सेकंड होगा या फिर ऑप्शन 4 होगा, पहला और तीसरा ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। वैसे ये इतनी देर का है नहीं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना तो ये क्वेश्चन 15-20 सेकंड का है। आपको मोल्स गिवन है और आपको मोलैलिटी गिवन है, तो बस यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बेटा, वेट निकल जाएगा। यहाँ से मैं मास निकालता हूँ, वो आ जाएगा n अपॉन में m, यानी कि n कितना दे रखा है आपको 0.5 और m कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, यानी कि आंसर आ गया 0.5 kg। मास निकला है ना, तो मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, और केजी निकला है, लेकिन आपको तो किस में निकालना है, ऑप्शंस देखोगे तो ग्राम में निकालना है। तो 0.5 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 0.5 गुना में 1000, यानी कि आ गया 500 ग्राम। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, नीट 2021, नीट 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल है ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने कहा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, उसको मैंने 250 मिलीलीटर वाटर में डाल दिया और इस सॉल्यूशन का नाम रखा मैंने P1। तो मैं इन बातों में लिख लेता हूं, P1 सॉल्यूशन है, और जो P1 सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, ग्लूकोज लिया है 10 ग्राम और वाटर लिया है H2O, कितना लिया बेटा 250 ml। सिंपल, इन दोनों को मिक्स करा। फिर मैंने कहा कि दूसरा है मेरे पास P2, 10 ग्राम यूरिया लिया 250 ml वाटर के अंदर, क्या बोल दिया, P2 बोल दिया। इस बार इसने क्या करा, यूरिया लिया कितना 10 ग्राम, अगेन वाटर लिया कितना 250 मिलीलीटर, और ऐसे ही उसने एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया P3, जिसके अंदर उसने 10 ग्राम सुक्रोज, फॉर्मूला तीनों का गिवन है, 10 ग्राम सुक्रोज लिया 250 ml वाटर के अंदर। इस बार P3 के अंदर उसने क्या करा, सुक्रोज लिया बेटा कितना 10 ग्राम, और इसे ऐड करा कितने वाटर के अंदर 250 ml वाटर के अंदर उसने ऐड कर दिया। अब आपसे पूछ रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको।
तो भाई ऑस्मोटिक, अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, ये कलर सही रहेगा, है ना? हाँ। तो बेटा देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से, और उसका फॉर्मूला होता है CRT। आगे आई लगता है, वेंटो फैक्टर लगता है, लेकिन वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के केसेस में लगता है। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज तीनों में से कोई भी आयोनिक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आई नहीं लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो R और T कांस्टेंट है, कुछ नहीं बता रखा। R और T क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं, इधर लिखते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और कंसंट्रेशन किसे कहते हैं बेटा? तो कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब तीनों ही वॉल्यूम देखो 250 ml है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट हो गई। तो मैं अगेन कह सकता हूं कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन सेकंड। तो यहां से निकल करके आए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? भाई देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो मैं ये कहूंगा ना कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो सीधे सीधे शब्दों के अंदर जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तीनों के मोल्स निकाल लेते हैं, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। इजी सा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहां लिखते हैं, गिवन मास हो गया 10, मोलर मास होता है ग्लूकोज का 180। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। अगर आपको मोलर मास याद नहीं है तो फॉर्मूला भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो इनसे आप इनका मोलर मास निकाल लोगे। आई होप कि मोलर मास तो निकालने आते होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं। ये कितने आएंगे बेटा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तीनों के आपको याद होने चाहिए। जनरली बच्चों को ग्लूकोज और यूरिया के याद होते हैं, अगर आपको सुक्रोज का याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, सुक्रोज का भी याद कर लेना। अब देखो, अगेन आपको बेसिक मैथ तो आनी चाहिए बेटा इन चीजों के लिए, है ना? अगर बेसिक मैथ आती है तो अच्छा है। ऊपर का नोमिनेटर तीनों का सेम है। अब मेरे को यही देखना था कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा किसके हैं, ग्लूकोज के, यूरिया के या सुक्रोज के। तो मैंने देखा ऊपर का नोमिनेटर सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी नंबर ऑफ मोल्स उतने ही कम होंगे, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? यूरिया का। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका है? 60 के बाद आता है 180। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और लास्ट में जिसके सबसे कम मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। अगर ये बात समझ में नहीं आई डिनोमिनेटर नोमिनेटर वाली, तो ऐसे समझो बेटा, 10/10 और 10/5। देखो ऊपर वाला नंबर दोनों का सेम है, यस सर सेम है, लेकिन जिसका नीचे वाला नंबर बड़ा था उसका आंसर आया 1, और जिसका नीचे वाला नंबर छोटा था उसका आंसर आया 2। तो जितना छोटा नीचे वाला नंबर होता है आंसर उतना ही ज्यादा आता है। इसलिए यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा, जिसके नंबर हमने देखा था जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी कि यूरिया के फॉर्मूले को हमने बोला था, सॉल्यूशन को बोला था P2, यानी कि पाई ऑफ P2 इज ग्रेटर देन ग्लूकोज, यानी कि पाई ऑफ P1 यानी कि पाई ऑफ P3। यानी कि ऑप्शन बन गया आपका, ये आंसर हो गया P2 P1 P3, P2 P1 P3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला पता होता, नहीं तो देखो
हर किसी का आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते फिर उन वैल्यूज को जज करते, यहाँ पे वैल्यूज क्यों निकालनी? मैंने समझाया इसलिए टाइम लग गया, वरना तो मैं डायरेक्ट मेरे को पता होता कि अच्छा सीआरटी ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स में ऐसे निकाल करके रिलेट कर लेता। 30-40 सेकंड लगते इस काम को करने में, 1 मिनट लग जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। इजी क्वेश्चन था। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका ये कब आ रखा है, ये भी नीट 2021 में आ रखा है, यानी कि देख लो सॉल्यूशन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जाता है ना। एक क्वेश्चन आता है, इस साल 2 पूछ ले, 2021 में 2 पूछ ले, 2022 में एक ही क्वेश्चन आया। हर साल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये भी इजी क्वेश्चन है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये कह रहा है करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन एंड ऑक्टेन इन अ मोलर रेशियो 3:2 इज। आपसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर, एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो मिलकर के बन रहा है किससे, बेंजीन से प्लस में ऑक्टेन से। देखो लिखा है ना, बेंजीन और ऑक्टेन से मिलाकर के उसने एक सॉल्यूशन बनाया, बेंजीन और ऑक्टेन से मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और उसका वेपर प्रेशर आपसे पूछ लिया। सॉरी, चलो वेपर प्रेशर आपसे पूछ लिया, तो हमें पता है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। भाई देखो ना, एक सॉल्यूशन है उसमें बेंजीन और ऑक्टेन है, और आपसे पूछा कि उसका सॉल्यूशन वेपर प्रेशर बता दो, तो आपने कहा बेंजीन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर। आपने कहा सर लेकिन हमें बेंजीन का वेपर प्रेशर कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला, ये तो हो गया हमारी इक्वेशन 1 है ना, लास्ट में इसी में वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकालें। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो आएगा वो इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन नहीं आएगा? ये भी हमने पढ़ रखा है, इजी क्वेश्चन है। हमें यहां से बेंजीन का क्या सर, हमें पी नॉट बेंजीन दे रखा है, मतलब कि जब सिर्फ सॉल्यूशन में बेंजीन हो उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर, तो हाँ दे रखा है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280 mmHg, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 280 mmHg, ठीक है। इनटू में इसके मोल फ्रैक्शन, सर मोल फ्रैक्शन तो दे ही नहीं रखा, हमें मोल फ्रैक्शन तो दे ही नहीं रखा। मैंने कहा देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। आपने कहा हाँ सर, यहाँ पर मोलर रेशियो दे रखा है। मैंने कहा मोलर रेशियो का मतलब क्या था? मैंने कहा सर देखो रेशियो मतलब तो डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है, लग तो सही रही है ना, रेशियो मतलब डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मतलब मोल्स को डिवाइड कर रहे हैं। किसके मोल्स को? मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में मोल्स ऑफ ऑक्टेन को। मोलर रेशियो का मतलब ये था। इसका मतलब ये निकला कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? आपने कहा सर 3 मोल बेंजीन के हैं, 2 मोल ऑक्टेन के हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5 मोल। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ऊपर रखूंगा मोल्स ऑफ बेंजीन, नीचे रखूंगा टोटल मोल्स। तो बेंजीन के मोल कितने हो गए बेटा? 3। टोटल मोल्स कितने हो गए? 5। ऐसे ही वेपर प्रेशर में निकाल लूंगा ऑक्टेन का, पी नॉट ऑक्टेन इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। पी नॉट ऑक्टेन कितना दे रखा है बेटा? देखो ऑक्टेन का कितना है? 420, 420, और मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अब क्या करना है? अच्छा तो खैर क्या ही है, इन क्वेश्चन को भी आजकल अच्छा बोलने लग गए हैं। हाँ इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? देखो ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे बच गया 3, ये आ गया 56। 56 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 16 168
और इसे करेंगे तो 5854, और इसे करेंगे तो 4288816, इसका भी 168 आ गया। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से दैट P of benzene equal to 168, P of octane is equal to 168, यानी कि P of solution यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा 168, एक सेकेंड, हाँ 168 प्लस 168, ये हो जाएगा 336, ठीक है। 336 ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इजी क्वेश्चन था, नॉट दैट हार्ड, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हमने जो जो क्वेश्चन में गिवन था, जो जो बोलता जा रहा था, उस हिसाब से सॉल्व करते जाते। देखो बेटा, दो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा ना समझाता हूं। दो चीजें हैं, एक तो आप क्वेश्चन को ऐसा करो कि है ना पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और जो जो क्वेश्चन में गिवन हो उसे लिख लो, और जब आप गिवन को लिख लोगे और फिर एक साइड में लिखो फाइंड, कि मेरे को फाइंड क्या करना है, और गिवन से वो बातें निकालते चलो जाओ जो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली है, कि मैं इस जो यहाँ पर कंटेंट गिवन है उसका यूज करके मैं यहाँ तक कैसे पहुंच सकता हूँ। या तो आप ये वाला ऑप्शन सोच लो, या फिर दूसरा आप ये सोच लो कि ना क्वेश्चन को रीड करता चलता हूँ, और जैसे 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 रीड करता जाऊंगा, जैसे मेरे को चीजें मिलती चली जाएंगी, वैसे मैं आगे सॉल्व करता चला जाऊंगा। ये जो सेकंड अप्रोच है ना, ये वाली अप्रोच कौन यूज करते हैं, जिनको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, उन्हें समझ में आता रहता है कि हाँ भाई हाँ ये क्वेश्चन में ये गिवन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको यही वाला तरीका अपनाना चाहिए, फर्स्ट वाला मेथड, ठीक है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, हालांकि ये जो सीरीज है ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनको कुछ आता है, मतलब जिन्होंने एक बार कर रखा है, चैप्टर आता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये है कि भाई कोशिश करना इस हिसाब से क्वेश्चन को करो, ऑप्शंस को देख करके एलिमिनेट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, वरना कुछ क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे हम, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रखा है द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज 2020 का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उसके हो गए थे, एक 2022 का क्वेश्चन हो गया, 2020 पे आ गए। पॉजिटिव डेविएशन रोल्स लॉ से कौन शो करता है? सर पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं, सर रोल्स लॉ क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं तो मेरे भाई आपको थ्योरी पढ़ने की नीड है ना। अगर ये इतने सिंपल चीजें नहीं आ रही, ये बिल्कुल प्योर और प्योर याद करने वाला क्वेश्चन था। इसको याद, जिस बच्चे को एग्जाम्पल याद है वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं दिमाग लगा पाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर दिया है हालांकि कि आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में, देखो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन ये पूरा लिखा हुआ। नॉन आइडियल के अंदर दो होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है और एक नेगेटिव डेविएशन वाला होता है। मैं एक बार काम करता हूँ, एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आपको, क्योंकि कई क्वेश्चन इसी टेबल से आ रखे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको याद करके ही चले जाओ, मैं तो यही कहूंगा। भाई देखो इस टेबल को करते हैं हाईलाइट। आइडियल सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, फटाफट से एक बार रिकैप कर लो। आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। इसके अंदर डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, जीरो। जब दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो जीरो आना चाहिए, इसका मतलब ये है। जब डेल्टा वी मिक्स क्या हो, जीरो हो। डेल्टा वी मिक्स जीरो का मतलब क्या है, जब दो सॉल्यूशन को मिलाऊं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। सर चेंज कब हो सकती है? चेंज बेटा तब हो सकती है जब सॉल्यूशन आपस में ना, जब दो सॉल्यूशन को मिलाया और उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास में आ गए तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, तीन बातें हो गई। रोल्स लो को ओबे करना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स 0 होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्स 0 होना चाहिए। ये तो खैर चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर ये थ्योरिटिकल है बेटा, ये याद कर लेना, ये वाली स्टेटमेंट याद कर लेना। थ्योरेटिकल है, इसे समझाएंगे तो यही है कि जो बॉन्ड रिएक्टेंट के अंदर थे वही बॉन्ड, मतलब उतने ही एंथैल्पी के बॉन्ड प्रोडक्ट के अंदर भी बने होने चाहिए, मतलब सेम एंथैल्पी के बॉन्ड होने चाहिए इनिशियल और फाइनल, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, चलो आगे है। ये रोल्स लो को नहीं, अब मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं बेटा, रोल्स लो को ओबे नहीं करता। डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेल्टा वी मिक्स 0 से बड़ा आता है। इसके अंदर जो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इक्वल नहीं आता। सर प्रेशर इक्वल नहीं आता मतलब ए के प्रेशर को और बी के प्रेशर को जोड़ोगे तो जो हम फॉर्मूले से हम निकालते हैं, हमने याद है अभी अभी निकाला है, ऑक्टेन और बेंजीन के प्रेशर को जोड़ दिया और उसका सॉल्यूशन का मिल गया, तो यहां से वो नहीं निकल सकता था, यहां से वो नहीं निकल सकता था, क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो पॉजिटिव है ज्यादा, और जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं उससे ज्यादा आंसर आते हैं। इसके अंदर रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के बॉन्ड, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, आगे है रोल्स लो को ओबे ये भी नहीं करता। नेगेटिव का मतलब हो गया ये कम शो करेगा, जितना हमने सोचा था उससे कम वैल्यू शो करेगा। डेल्टा एच मिक्स 0 से कम होगा, डेल्टा वी मिक्स 0 से कम होगा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, पेपर प्रेशर होगा, वो हम जब फॉर्मूले से निकालेंगे उससे वैल्यू कम आएगी, इसलिए इसे नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट के बीच के बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड के। तो ये जो थ्योरी मैंने बताई है इसे एक बार को सुन लिया, याद कर लिया। जिस बच्चे को समझ में नहीं है तो इसका मतलब है उसे इसके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो इसका डिटेल लेक्चर कहीं से देख ले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल जरूर 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 याद करके जाना। देख लो अभी आपके सामने, क्या पता दोबारा आ जाए। बेंजीन, टोलिन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, CCl4, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, अच्छे से याद कर लेना। ये थे आइडियल सॉल्यूशन के, मैं लिख देता हूं कभी आप कंफ्यूज ना हो। ये है बेटा, एक सेकंड, हाँ, ये है आइडियल, ये है पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, ये है नेगेटिव डेविएशन। तो सबके एग्जांपल दे रखे हैं, चार सारे एग्जांपल दो दो तीन तीन बार पढ़ के चले जाना, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सेम सेम होंगे तो आइडियल ही होंगे, सेम नहीं होंगे तो आइडियल नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल में कोई ट्रिक काम नहीं आती, आपको याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन दूसरा नहीं है। यहाँ देख लो एसीटोन और इथेनॉल दे रखा है पहले ये शायद, तो उसके अंदर क्या था, इथेनॉल और एसीटोन, ये रहा सी ऑप्शन, देख लो बेटा, ये रहा सी ऑप्शन, इथेनॉल और एसीटोन। ठीक है, इसके अंदर भी एलिमिनेशन मेथड नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, भाई कहां से करोगे, इसके अंदर एग्जांपल है, कैसे सोच सकते हो आप। चलो, विशोज पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल और एसीटोन, यहाँ पर ये रहा इथेनॉल और एसीटोन, यहाँ पर भी ये लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। आगे क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू दे रखी है बेंजीन के केस में 5.12, इसकी SI यूनिट भी याद कर लेना, केल्विन केजी पर मोल। कई बार आपसे KF की SI यूनिट ही पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो बेटा क्या गिवन है, सबसे पहले आपको KF गिवन है कितना, 5.12 गिवन हो गया। ठीक है सर, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इतना, मोलैलिटी की वैल्यू दे दी कितनी है, 0.078। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1 है, हमें I के बारे में चिंता नहीं करनी। इन बेंजीन इज, आपको ये बताना है कितना चेंज आएगा। आई होप कोई ज्यादा इसके अंदर मुश्किल टास्क नहीं है। आपको पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है
है ना। ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। आई की वैल्यू 1 है तो इसे ज्यादा कंसिडर करना नहीं। के एफ की वैल्यू दे दी 512/100 से, है ना, हार्मोनिलिटी दे रखी थी 100 इनटू में 78/1000। हम 512 और 78 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 512 78 कितना हो गया आपका 16 1 9 40 4 1 8, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 3। तो भाई यहां से आपका कितना बना 39936 अपॉन में 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो। देखो भाई कोई कैलकुलेटर नहीं है आपके सामने है कैलकुलेशन, बल्कि इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके कौन दिखाएगा, है ना। तो इतना ही टाइम लगता है बेटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तो इससे थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्लो है तो भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा कम टाइम लग जाएगा आपको, है ना। एक कितने जीरो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आ गया 0.39। अब देखो यहाँ पे बोल रखा था राउंड ऑफ करके बताना है, तो किसके पास है बेटा 0.40, तो दैट इज ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत चीज नहीं है, लंबी चौड़ी कोई चीज नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यार मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा तो घुमाना चाहिए था, है ना। चलो 2020 के अंदर आया है। 2019 के अंदर देखो दोबारा से मैंने कहा था वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, देखो हमने पढ़ा था डेल्टा एच मिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रहा सी ऑप्शन, देखो ठीक है। आंसर कितना ही टाइम लगेगा इसके अंदर क्वेश्चन को करने में। मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अगेन एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है। सर एजियोट्रॉप किसे कहते हैं बेटा, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ। एजियोट्रॉप का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके वेपर के अंदर एंड सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड स्टेट में दोनों ही कंडीशन में जो कॉम्पोजिशन हो वो क्या रहे बेटा, सेम रहे। सर डिफरेंट भी हो सकती है, हाँ भाई जब आप डिटेल थ्योरी पढ़ते हो एजियोट्रॉप के बारे में, एनसीईआरटी में तो बहुत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से अलग चीजें पढ़ते हो तो वहां पर आपको मिलेंगी कि कैसे जो कॉम्पोजिशन है वो स्विच कर जाती है, चेंज कर जाती है। तो एजियोट्रॉप जो होते हैं जिनकी वेपर और सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड स्टेट दोनों ही कंडीशन में कॉम्पोजिशन सेम होती है, उन्हें एजियोट्रॉप कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं, जो ऐसे सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, और जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी किताब देखोगे तो हमने यहाँ पर ये था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये था पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और ये था नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो जो नेगेटिव डेविएशन के लिए है बेटा ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल भी आपको हाथों हाथ याद हो गए। ये देखो ये दे रखा वाटर और HNO3 का मिक्सचर, चलते हैं दे रखा है ना, ये रहा वाटर एंड HNO3 का मिक्सचर। आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। कर लो भाई, वाटर और नाइट्रिक एसिड खत्म, आंसर। ठीक है बच्चों, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स हैं याद होने चाहिए। मैंने यहाँ पे दोबारा भी दे दिए हैं। कॉम्पोजिशन याद करनी है तो आप याद कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड वाले की जरूर याद कर लेना, एनसीईआरटी में भी गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये कह रहा है जो KF होता है वो आधा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा जब हम
मोलैलिटी को डबल कर देते हैं बेटा। KF एक कांस्टेंट होता है, ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। आंसर आपका सिंपल है, याद होना चाहिए। कौन सी, एक 11वीं क्लास के बच्चे को पता होगा, इनमें से कौन सी बेटा, मोल फ्रैक्शन में मोल्स हैं, मोल्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वेट परसेंटेज में ऊपर भी वेट आता है और नीचे भी वेट आता है, यानी कि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैलिटी में ऊपर मोल्स लिखे जाते हैं, नीचे वेट लिखा जाता है। मोल्स और वेट दोनों ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जबकि मोलैरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ऊपर लिखे जाएंगे मोल्स, मोल्स नहीं करते टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, लेकिन नीचे क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगी बेटा, डिपेंड करेगी। 11वीं क्लास के अंदर बताया जाता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जिस फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। आंसर आपका ए हो गया। हाँ, ये जो क्वेश्चन था बेटा, जो मैं पढ़ रहा था, इसके अंदर बच्चों को जब ये था क्वेश्चन आया था तो कह रहे थे हार्ड है, ये काफी हार्ड बता रहे थे इस साल का पेपर। एक्चुअल में जो एग्जामिनर थे या फिर जो पेपर बनाने वाले थे, उन्होंने ना सोचा था कि बच्चे याद कर रखे हैं, बच्चों ने याद कर रखी हैं चीजें। जैसे अगर आप पहला पहला क्वेश्चन देखोगे, ये उसी साल के बाद से होने लगा था। मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर देखो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला दे रखा है ना, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला दे रखा है, जबकि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं करते थे। चलो, तो इन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं उनमें से सबसे जो लेंथीएस्ट क्वेश्चन है वो यही है। इसे समझते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ऑफ अ सॉल्यूशन 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 मीटर। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा कितना, 732 mm। और क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम दे रखा है। ठीक बात है सर। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमें एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में एम। एम क्या है बेटा, मोलैलिटी। तो केबी की वैल्यू तो हमको गिवन है, केबी की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन मोलैलिटी गिवन नहीं है। सर मोलैलिटी कैसे निकलती है, पता है ना, हाँ बहुत अच्छे। मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट लेना है, केजी के अंदर लेना है। ठीक है सर, क्या हमें सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, तो आंसर है हाँ भाई, सॉल्वेंट का वेट तो दे रखा है। ठीक है सर, क्या हमें मोलैलिटी गिवन है, अरे मोलैलिटी तो गिवन नहीं है। क्या हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है, तो आंसर है, यही तो निकालने की कोशिश करें। अगर मोलैलिटी हमें पता चल जाएगी, हम मोलैलिटी को अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सर मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी पता है हमें, मैंने कहा बताओ, आपने कहा सर मोल्स निकलते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दे रखा है 6.5, मोलर मास कितना है नहीं पता ना, मोलर मास ही निकालना है बेटा। अगर हमें मोलर मास भी दे रखा होता तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, लेकिन हमें मोलर मास नहीं गिवन। मोलर मास निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। समझ में आया क्वेश्चन, जो इतनी सारी राम कहानी सुने उसका सीधा सीधा सा मतलब ये था, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर केबी की वैल्यू गिवन है, मोलैलिटी गिवन नहीं थी। मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है, वो निकालने हैं, वो निकालते हैं। हमें एक और पता है,
P माइनस पी नॉट, P अपॉन में P नॉट। मतलब सिंपल सीधा सा है क्या कि इक्वल टू N2 अपॉन N1। बेटा ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो सेकेंड चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर फॉर्मूले पता होने चाहिए। पी नॉट वाटर की वैल्यू उस टाइम के बच्चों को दी नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। उस टाइम के सोच रहे थे टीचर कि बच्चों को पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पे लिख करके लेके आया हूँ। आजकल तो शायद ऐसे नहीं आते कि बच्चों को याद होगी, लेकिन अगर याद कर सको तो ये पी नॉट वाटर का इतना रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका 760 माइनस 732 अपॉन में 760, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा आपका 760 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है बेटा? सॉल्वेंट हो गया आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहां से सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने को कर लेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए नहीं कर रहे। ठीक है, यहां से हमें N2 की वैल्यू मिल जाएगी। N2 की करूं क्या सॉल्व? फिर कभी कभार सर आपने भी ऐसे कर दिया। देखो ये आ जाएगा 60 में से 32 गए तो आपका आ जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 760 इज इक्वल टू 18 N2 अपॉन में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ये आ गया 10। ठीक है, सिंपल करते हैं। ये 2 से कट गया, कितना आ गया 14, ये कट गया, कितना आ गया 9, और बस। तो यहाँ पर ये कर लो, 10 को उधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो। ये N2 की वैल्यू आ गई 140 अपॉन में 76 इंटू में 9। N2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। अब तो कर लेना, N2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई बेटा, और N2 की वैल्यू मिलते ही डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू गिवन है। एम की जगह मैं लिख रहा हूँ N2 अपॉन में वेट कितना दे रखा है बेटा 100, लेकिन हमें इसे किलोग्राम में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे इसे 1000 से। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 101 आएगा, हाँ मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करा था मैंने ये, तो यही आंसर आएगा। देख लेना, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, कैलकुलेशन करके 101 समथिंग कुछ होगा तो 102 ना देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन मैंने कहा ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नीट में आने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो बेटा 16 का ही क्वेश्चन है। 16 में ये क्वेश्चन भी आया था और 16 में ये क्वेश्चन भी आया था, 17 में ये क्वेश्चन आया था, 17 में मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलो आगे क्या बोल रहा है 16 का अंदर, आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया, करेक्ट बतानी है। बेंजीन और टोलिन को मिक्स कराए, ठीक है, एज्यूम सारी चीजें कांस्टेंट वगैरह हैं और बाकी डाटा वाटा दे रखा है। लेकिन एक सेकेंड, ये कह रहा है which of the following statement about the composition of vapor। एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया मैंने बेंजीन और टोलिन को मिक्स करके। अब आइडियल सॉल्यूशन बनाना तो कुछ वेपर्स भी बनेंगे, उस वेपर की कॉम्पोजिशन क्या है ये बताना है। क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में कितना दम है। आपसे सारी डाटा दे दिया, डाटा दिया है कि बेंजीन का जो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है ना, मतलब जब बेंजीन और कोई नहीं है सिर्फ बेंजीन है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो है 12.8 के मतलब क्लियन का मतलब होता है 10 की पावर 3। क्लियन का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 3। और जो प्योर टोलिन है उसका वेपर प्रेशर कितना है? टोलिन है उसका वेपर प्रेशर है 3.85 इंटू 10 की पावर 3। इसका मतलब पता है क्या, बेंजीन ज्यादा वेपर्स बनाता है एज कंपेयर टू टोलिन, क्योंकि बेंजीन ज्यादा वेपर, जब अकेला बेंजीन है तब वो ज्यादा वेपर बना रहा है टोलिन के मुकाबले,
यानी कि बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल नेचर का एज कम्पेयर टू टोलिन, और जो ज्यादा वोलेटाइल होता है वो ज्यादा वेपर बनाता है, ज्यादा वेपर बनाता है। तो यानी कि अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वेपर के अंदर बेंजीन ज्यादा होगी, टोलिन कम होगी। देखो डाटा इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, नहीं भाई ऐसा तो बहुत कम होता है कि डाटा इंसफिशिएंट हो, बहुत कम होता है क्वेश्चन आते हैं ऐसे। वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, हाँ ये सही लग रहा है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में चारों स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोलिन, नहीं भाई टोलिन का तो देखो ना कम वोलेटाइल है, कम वेपर बना रहे तो टोलिन ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ए हट गया, सी हट गया, पहला हट गया, तीसरा हट गया। वेपर विल कंटेन, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया ना, यहाँ पे ये रिपीट हो रखा है, ये नहीं देखना। वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, नहीं भाई इक्वल अमाउंट भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका सी हो गया। है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं भाई, आइडियल सॉल्यूशन में कौन सी चीज जीरो के इक्वल नहीं होगी। अगेन देख लो, 14 से 22 के बीच में, 14 टू 22 के बीच में 3 क्वेश्चन सिर्फ उस टेबल से पूछ रखे हैं। बल्कि अगर मैं एजियोट्रॉप वाला भी उसी टेबल का मान लूं, क्योंकि वही टेबल से एजियोट्रॉप के एग्जांपल भी याद कर सकते हो। जो पॉजिटिव वाला करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग हो गया, जो नेगेटिव वाला हो गया वो मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया। तो 4 क्वेश्चन 14 से 22 में, 15 में से 15 क्वेश्चन आए हैं 14 से लेकर 22 तक के बीच में। 15 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक टेबल से आए हैं, आइडियल नॉन आइडियल। तो समझ जाओ, अपने आप अंदाजा लगा लो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज भाई जीरो के इक्वल नहीं होगी बेटा, जितना ऑब्जर्व करते हैं अगर उतना ही आता है तो ये तो सही बात है ना, आइडियल सॉल्यूशन उतना ही है। जो रियल में आया और जो ऑब्जर्व करा वो दोनों इक्वल है। रियल में मतलब जो ऑब्जर्व करा और जो हमने फॉर्मूले से निकाला, अगर वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब सही बात है, आइडियल सॉल्यूशन है। एच मिक्स तो जीरो के इक्वल होता है, वी मिक्स भी जीरो के इक्वल होता है। तो कौन सी चीज जीरो के इक्वल नहीं है, नोट बोल रखा है, यानी कि डेल्टा एक्स आंसर है आपका। ठीक है, एंट्रोपी जीरो कैसे हो सकती है, चेंज इन एंट्रोपी तो होगी जब दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो ज्यादा रैंडमनेस होगी, ज्यादा रैंडमनेस होगी। अब जिसको थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत पता है उसके लिए समझ में आ जाएगा कि दो को मिलाने पर, दो मॉलिक्यूल्स को मिलाने पर रैंडमनेस बढ़ती है, इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 0.2 मोल पर केजी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इतने अच्छे सॉल्यूशन दे रखा है, x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ y इन वाटर। मतलब ये कह रहा है कि दो सॉल्यूशन हैं x एंड y, x और y दोनों के इक्विमोलल हैं। मोलल का मतलब ये हो जाता है बेटा दोनों की मोलैलिटी सेम है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हमसे क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब भाई देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्रू इन दिस केस, y is undergoing dissociation in water while x undergoes, मैंने कुछ छोड़ा क्या, हाँ ये ना, मैंने एक बात मिस कर दी बेटा, सॉरी। ये देखो यहां बोल रखा है ग्रेटर, यानी कि इसका जो x वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज्यादा है। x वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और अगर x वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, I इंटू के बी इंटू एम, क्योंकि हम बता ही नहीं रखा आयोनिक है या नहीं है। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल है, आई के बी एम के भी तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ ध्यान से देखो, ये भी वाटर में मिक्स हो रखा है और ये भी वाटर में मिक्स हो रखा है, ये तो कांस्टेंट हो गया, मोलैलिटी सेम बोली थी। तो किसका ज्यादा है भाई, डेल्टा टीबी ज्यादा किसका है, जिसका आई ज्यादा है। आई ज्यादा है, क्या आई का मतलब क्या होता है बेटा, कौन ज्यादा डिसोसिएशन करेगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन करेगा आई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो डेल्टा टीबी उसका ज्यादा होगा जिसका आई ज्यादा होगा। आई किसका ज्यादा होता है, जिसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है। पहले के क्वेश्चन आते थे दिमाग लगाने वाले, है ना, आजकल के थोड़े कम आते हैं लेकिन पहले के आते थे। तो वाई अंडरगो डिसोसिएशन, नहीं भाई वाई जो है उसका आई कम है, वाई का आई कम है, वाई का आई कम है एक्स के मुकाबले, क्योंकि एक्स का चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन, सही बात है। मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, भाई मोलिकुलर मास कहां से आ गया इसके अंदर, मोलिकुलर मास लेस देन, भाई मोलिकुलर मास का कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये रहा,
ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हुए, इजी इजी से। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज सेम वैल्यू। पता है इस बार मेरे को लग रहा है वेंटो फैक्टर से क्वेश्चन है। हाँ सर, आप कौन होते हो? हाँ देखो, किसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा अगर सारे के सारे टूट जाएंगे तो? नहीं, किसकी सेम वैल्यू होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, किसकी वैल्यू सेम होगी। थोड़ी रात है ना तो इसलिए थोड़ा सा भाई देखो, इसका वेंटो फैक्टर कितना आएगा। देखो, वेंटो फैक्टर निकालने का सीधा सा तरीका है, जब डिसोसिएशन हो जाएगा, जब डिसोसिएशन हो जाएगा उस टाइम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, और नीचे क्या जाएगा बिफोर डिसोसिएशन। तो अगर मैं Al2SO4 होल थ्राइस की बात करूं तो ये देखो ना, एल्युमिनियम दो है, एल्युमिनियम ध्यान से देखो दो है, तो ये टूट जाएगा टू एल्युमिनियम। अब मैं चार्ज नहीं लिख रहा हूं, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 3+ क्यों आ गया। अभी मैं चार्ज बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहा हूं, मैं चार्ज नहीं लिख रहा हूं। और तीन है SO4, तीन है SO4। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो कितने हो गए, दो एल्युमिनियम और तीन SO4, यानी कि आफ्टर कितने मॉलिक्यूल है, 5। और स्टार्टिंग में तो ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल था, तो बिफोर 1, तो आंसर आया 5। ऐसे ही अब जितने ऑप्शन है इनमें से कौन ऐसा है जिसकी आई की वैल्यू 5 है। देखो, K4FeCN6, जो भी चीज इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर चैप्टर का है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ये ब्रैकेट में लिखी जाती है, वो डिसोसिएट नहीं होती। तो यानी कि ये टूटेगा 4 पोटेशियम में, और ये क्योंकि डब्बे के अंदर बाहर एक ही लिखा हुआ है, एक ही नंबर है, तो ये एक मॉलिक्यूल FeCN6 इसके अंदर टूटेगा, यानी कि 4 और एक 5, 5। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेटा पहले ही बोला है एक ही सही होगा। ऊपर वाले का आई कितना आया, 5, इस वाले का आई कितना आ रहा है, 5, तो बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हमारा कहाँ गया, पहला ही सही है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कमेंट करके बता भी देना। One will exhibit the largest freezing point depression, largest freezing point depression। कौन freezing point depression सबसे ज्यादा शो करेगा भाई? freezing point depression मतलब डेल्टा टी एफ। फॉर्मूला क्या होता है, आई के एफ इंटू एम। एम की बात कर ही नहीं रहा क्योंकि सबका कितना है, मोलैलिटी सेम है। के एफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सबके अंदर एक्वस बोल रखा है, यानी कि वाटर की बात कर रहा है, यानी कि आई जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा टी एफ भी ज्यादा होगा। सीधी सिंपल सी बात है। तो आई का पता लगा लो, अभी तो निकाला है। Al2SO4 का कितना आया था, 5। K2SO4 कितना हो गया, 2K प्लस में SO4। भाई मैं चार्ज लिख सकता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज मत होना। आपको सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने। KCl टूटेगा K और Cl में, और ये तो आयनिक है ही नहीं, तो ये टूटेगा ही नहीं। तो इसके लिए आई की वैल्यू 5, इसके लिए आई की वैल्यू 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। पहले था ये 1 मॉलिक्यूल, बाद में हो गए 3 मॉलिक्यूल, यानी कि 3/1, यानी कि एक थोड़ी 3/1 कितना होता है, 3। इसके अंदर बाद में हो गए 2 मॉलिक्यूल, पहले थे 1 मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू है इसकी, यानी कि आपका आंसर जो हो गया Al2SO4 3। बेटा यहां हमने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू देखने के लिए। एंड लास्टली भाई, अपने बताना कि कितने क्वेश्चन आपको इजी लगे, कितने मॉडरेट लगे और कितने हार्ड लगे। अगर इस 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर लोगे तो श्योर भाई केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर आपको आता है। ठीक है, अगर 5-7 क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा सोच लेना, और अगर 1-2 ही आते हैं तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर आपको नहीं आता। मैं नीट की बात नहीं कर रहा, सॉल्यूशन चैप्टर नहीं आता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कोई आपको चैप्टर बताना हो
कि सर इस चैप्टर का जल्दी बना दो, ये चैप्टर मैंने हाल ही में करा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।